नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैग्नीफाइंग ब्रेन में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या, ये कहाँ से आया। देखिए, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसे भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इसमें जो लिखे हुए शब्द हैं वो हैं वी, इंग्लिश में सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हिंदी में समझेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and to give to ourselves this Constitution. ओके, हिंदी में एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान प्रियम्बल का को उद्देशिका भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये सुनने में ना अंग्रेजी में अच्छे से समझ में आ रहा है, ना हिंदी में अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल की गई है, कुछ पद इस्तेमाल में किए गए हैं, उसके कुछ अपने अलग मतलब है। इनका हम विस्तार में आगे चर्चा करेंगे, ये है क्या। ठीक है, तो प्रस्तावना में उल्लेखित कुछ मुख्य शब्दों का अर्थ यहाँ से हम समझते हैं कि क्या है। हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है। जो इंडिया है, इंडिया क्या है, एक लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक या प्रजातांत्रिक देश है। इसमें जो हायर अथॉरिटी है वो भारत की जनता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई मिनिस्टर या कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी, कोई भी भारत में हायर अथॉरिटी नहीं है। सबसे बड़ी जो हायर अथॉरिटी है, सबसे बड़ा जो कह सकते हैं शक्ति का स्रोत है, वो है भारत की जनता। तो भारत की जनता उसका स्रोत है, अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। दूसरा है संप्रभुता की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, संप्रभुता, इस शब्द का आशय यह है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है। संप्रभु मतलब खुद की प्रभुता, यानी हम खुद के प्रभु हैं, खुद के मालिक हैं, और ना ही किसी अन्य देशों का डोमिनियन है। डोमिनियन का अर्थ होता है कॉलोनी। जैसे अंग्रेजों ने हमें शासन किया, वहां से हमारा शासन हुआ करता था आजादी से पहले, तो उसे डोमिनियन बोलते। तो हम ना किसी के डोमिनियन है, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, ना यूएन, ना यूनाइटेड नेशन, कोई चीज, ना यूनाइटेड स्टेट्स, ना कोई और देश। हम सर्वोच्च शक्ति है, हम संप्रभु हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। हमारा जो है अपना संविधान है, हम अपने संविधान, अपने कानून के अनुसार चलेंगे। यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निरस्ताकरण करने के लिए स्वतंत्र है। हम भारत में हमें क्या करना है, नहीं करना है, भारत के अंदर अगर कुछ नियम कानून है उसको लाना है तो हम अपने स्वतंत्रता से लाएंगे। हमारा एक
प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, एक नियम द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जिससे हम कोई भी कानून बनाएंगे, हम किसी और देश से एडवाइस नहीं लेंगे। उसके बाद है समाजवादी। समाजवादी शब्द का आशय यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन का मुख्य साधनों पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। यानी समाजवादी का अर्थ होता है, जैसे दो प्रकार की अर्थव्यवस्था जब आप पढ़िएगा तो मिलेगा, और उनसे मिलती जुलती एक तीसरी अर्थव्यवस्था भी आ जाती है। पहला होता है कैपिटलिस्टिक यानी पूंजीवादी, और दूसरा होता है सोशलिस्ट यानी समाजवादी। यानी इस कैपिटलिस्ट में क्या होता है, राज्य के सभी संसाधनों पर अधिकार किसी पूंजीपति का होता है, किसी निजी जो कंपनी है या फिर निजी जो निकाय है, निजी बॉडी, प्राइवेट बॉडी है, उसका अधिकार रहता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में जो राज्य की संपत्ति होती है उस पे राज्य का अधिकार होता है, यानी वहां के देश के नागरिकों का अधिकार होता है। तो यहाँ पे समाजवादी का अर्थ ये है। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सेक्युलर। सेक्युलर से मतलब है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत सभी धर्मों का सामान्य आदर करेगा, भारत किसी धर्म विशेष के लिए अलग प्रावधान नहीं कर सकता। हालांकि संविधान में जब आप पढ़िएगा तो धार्मिक स्वतंत्रता में अल्पसंख्यकों के लिए और उनकी धार्मिक रक्षा के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, इसी प्रकार बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट है, यानी उस देश के अपने कुछ जो है धर्म हैं, वो इस धर्म को मान्यता देता है, लेकिन भारत जो है वो किसी धर्म को मान्यता नहीं देता, वो किसी धर्म का पक्षपात नहीं करता, वो एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पे धर्म निरपेक्ष शासन व्यवस्था है और यह सभी धर्मों को मान्यता देता है, सभी धर्मों का आदर करता है, और यहाँ के नागरिक किसी भी धर्म का प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। इसमें राज्य उन्हें हतोत्साहित नहीं करेगा। कहने का यही है। पथ निरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान निर्माता ने ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान पथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है। अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है लोक का तंत्र यानी प्रजा का शासन। आइए देखते हैं इसको विस्तार में। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का भी शामिल किया गया है। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। तो लोकतंत्र को मेरे को नहीं लगता कि अच्छे से डील करने की जरूरत है, आप सब लोग भली भांति इससे परिचित है। उसके बाद आता है गणतंत्र। गणतंत्र और लोकतंत्र में थोड़ा सा अंतर है। गणतंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था या एक ऐसा तंत्र जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यानी एक व्यक्ति जो जनता का प्रतिनिधित्व करे, वो व्यवस्था गणतंत्र कहलाती है। वही लोकतंत्र क्या कहलाती है, यानी लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, तो भारत एक गणतांत्रिक लोकतंत्र है। आइए देखते हैं आगे। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, वंशागत लोकतंत्र तथा लोकतंत्रीय लोकतंत्र में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, यानी राज्य से चुनकर जाएगा और वो एक प्रमुख होता है, राज्य का वो प्रमुख होता है और उसका चुनाव होगा या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जो जनता की है वो भागीदारी होती है। जनता की भागीदारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। जैसे कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आता है, उसे जनता चुनती है। जबकि भारत का जो राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है या जो भारत के राष्ट्रपति जो महामहिम है, जो राज्य के सर्वोच्च कह सकते हैं कि पदाधिकारी हैं, उनका चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं किया जाता बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा उनका चुनाव होता है। अतः अल्टीमेटली यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति को जनता ने ही चुन के भेजा है, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। पहली यह कि राजनीति संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। यानी ये राजा होता है जो वो राजा हमेशा रहेगा, जबकि
जो जो लोग गणतंत्र है, गणतंत्र में क्या होता है, जनता उसको चुन के भेजती है, तो वो हमेशा के लिए नहीं होता है, एक निश्चित समय के लिए होता है। दूसरी यह कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। स्वतंत्रता से भली बात आप लोग परिचित है। स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, हमें कुछ भी करने की आजादी। यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। हम स्वतंत्र है, इसका मतलब है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं सीमित की गई है, कुछ सीमाएं निर्धारित की गई है। हम स्वतंत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और की स्वतंत्रता, उसकी संप्रभुता पे आंच उठाएंगे या हाथ उठाएंगे या फिर उसको आहत करेंगे। जैसे अगर मैं स्वतंत्र हूं तो मैं किसी को जाके मार नहीं सकता, किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता फिर आहत होती है। तो स्वतंत्रता का अर्थ है कि खुद की आजादी, खुद को किसी भी चीज के करने से, किसी भी बंधन से मुक्त होना, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ। अब है न्याय। न्याय के बारे में बात करें तो न्याय का मतलब होता है जस्टिस। न्याय को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है। जिस तीन भिन्न रूपों से देखा जा सकता है, जिसे तीन रूप, एक तो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति समुचित अवसर सुलभ हो। आर्थिक न्याय का अर्थ है उत्पादन एवं वितरण में साधनों में न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत न हो जाए। ठीक है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि हम समाज में रहते, मानव एक सामाजिक प्राणी है और इसमें हमें समाज में ही रहना है, तो हमें कुछ सामाजिक न्याय मिलने चाहिए। जैसे कि हम समाज में अगर कोई सामाजिक चीज है, सार्वजनिक चीज है, जैसे कि स्कूल है, कॉलेजेस है, अस्पताल है, तो वहां पे हमारा भी अधिकार है कि हम उस स्कूल में, उस विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण करें। अगर हमें समाज इसके बहिष्कार करता है तो यह हमारा एक्सप्लॉयटेशन है, हमारा शोषण है। जैसे पहले होता था कि विद्यालयों में या फिर किसी सार्वजनिक पूजा स्थलों में किसी भिन्न वर्ग या निम्न जाति के लोगों को न जाने देना, उनको प्रतिबंधित करना, तो यह सामाजिक शोषण है और इसके खिलाफ न्याय को सामाजिक न्याय कहते हैं। वहीं आर्थिक न्याय, यदि मान लीजिए किसी चीज का उत्पादन किसी राज्य क्षेत्र में हो रहा है, तो अगर जैसे मान लीजिए फल है, तो फल का उत्पादन हो रहा है, सेब का, तो उत्पादन करके अगर उसका निर्धारण, उसका मूल्य, प्राइस जो है या फिर जो बेचने की विक्रय मूल्य है, अगर उसको हम 2000 निर्धारित कर दें, तो एक समाज का एक विशेष वर्ग जो अमीर है वही इसका लाभ ले सकता है, इस उत्पादन को हासिल कर सकता है। वहीं उस समाज का गरीब तबका या फिर जो पिछड़ा लोग है वो उसको हासिल नहीं कर सकता। तो इस प्रकार उनके साथ आर्थिक अन्याय होता है। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार विनियमन और अलग अलग आर्थिक रूप से कानून लाती है, जिससे कि आर्थिक न्याय सभी को मिल सके। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। जैसे हमें वोट देने का अधिकार है, यह एक राजनीतिक अधिकार है। मतलब हम भी भागीदारी लेते हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में। हम भी चुन के भेजते हैं कि हमारा जो विचारधारा है, हमारी जो मानसिकता है, उस मानसिकता से मिलता जुलता व्यक्ति ही हमारा जो प्रक्रिया है, जो हमारा संविधान द्वारा बनाया गया शासन व्यवस्था है, उसका निर्वहन वो करे। अब आते हैं समता। समता का मतलब होता है समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति, अवसर और अवसर की क्षमता का नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है। क्षमता नहीं, यहाँ पे समता होगा, जिसका अभिप्राय और है समाज के किसी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध। उसके बाद है बंधुत्व। बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा। इसका शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। अब देखिए प्रियम्बल जो है या भारत की प्रस्तावना है, क्या ये मूल रूप से यही है जो अभी भारत की प्रस्तावना है? नहीं, भारत की प्रस्तावना मूल रूप से ऐसी नहीं है। भारत की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, इसे संशोधित किया गया है। विधायी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को संशोधन कहा जाता है। संविधान में संशोधन समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है और वो था इंदिरा गांधी के शासन काल में
शासनकाल में एक आपातकाल घोषित किया गया था 1975 में, आप लोगों को पता होगा। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समानता प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। यह 3 शब्द में से समाजवाद और पंच निरपेक्ष जो है, ये 2 शब्द बहुत विवादित रहे हैं। इनको जोड़ने के पीछे बहुत सारा डिबेट भी रहा है, किंतु अभी जो प्रियम्बल है वो इसी प्रकार है और यही एक संशोधन किया गया था। अब देखते हैं कि संविधान प्रस्तावना कब आया, कैसे आया, क्या है। तो प्रस्तावना जो है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की थी, यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने पेश किया था कि क्या उद्देश्य होंगे संविधान बनाने के, कैसे बनाया जाएगा, जिसमें बताया गया था किस किस प्रकार संविधान को तैयार किया जाना था। यह एक हिस्टोरिक फोटो है, एक बहुत ही ऐतिहासिक पिक्चर है जो जिसमें संविधान सभा बैठी हुई है और हमारे संविधान का निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। तो यह बहुत हिस्टोरिक है, यह बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। हाँ, हम लोग राजनीतिक मत के अनुसार विभिन्न हो सकते हैं, हमारे आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, हम यहाँ किसी नेता के लेके बहस नहीं करेंगे, हम एक संविधान सभा के रूप में देखें अगर इसको, तो यह एक प्राउड मोमेंट है भारत के लिए। उसमें कौन लोग थे, क्या लोग थे, हमें उससे उनकी विचारधारा क्या है, उनसे हमें अभी अलग रहना है। और जो संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं या संविधान को बनाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। अगला, इस उद्देशिका से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव था वह संविधान निर्माण के अंतिम चरण प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया। इसी कारण प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वहीं समान प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमेरिका से जो प्रस्तावना का विचार है, थॉट है, उसको लिया गया है, जबकि उसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब देखिए, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। परिवर्तित मतलब संशोधित या उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 निर्णय में घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद है बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विविध निर्वाचन में सहायता कर सकती है। बेरूबाड़ीवाद क्या था? बेरूबाड़ीवाद जो था वो भारत और पाकिस्तान, जो उस टाइम अभी के जो बांग्लादेश है वो 1960 में पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो भारत का जब विभाजन हुआ था 1947 में, तो बेरूबाड़ी जो जगह है, गांव है, उसका विभाजन सही से नहीं हो पाया था। या यूं कहें कि जो विभाजन का जो मसौदा तैयार किया गया था या जो प्रारूप तैयार किया गया था या कानून तैयार किया गया था, उसमें बेरूबाड़ी गांव गलती से छूट गया था। अभी हुआ यह था कि बांग्लादेश, जो वर्तमान बांग्लादेश है, उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता। तो नेहरू जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने ऐसा कहा कि बेरूबाड़ी को आप कुछ ले लो, जो हिस्सा है बेरूबाड़ी उसका हॉरिजेंटली डिवीजन होगा, यानी उसको आधा आधा बांट दिया जाएगा और आधा जो है ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया जाएगा और आधा जो है वो वेस्ट वाला हिस्सा भारत को मिलेगा। इस पर प्रेसिडेंट ने अनुच्छेद 143 एक के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय के लिए या फिर यूं कहें सलाह के लिए एक भेजा। अनुच्छेद 143 एक भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद है 143 एक, यह राष्ट्रपति को पावर देता है, शक्ति देता है कि वह सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मुद्दे पर सलाह विचार विमर्श कर सकता है। तो इसी के अनुसार किया गया। तो सरकार ने यह तर्क दिया कि बेरूबाड़ी में ना तो हम आधा हिस्सा ले रहे हैं और आधा पाकिस्तान को दे रहे हैं, इससे हमारा जो है टेरिटरीज का लॉस नहीं हो रहा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, जैसे कि संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें लिखा गया था कि हम अखंड रहेंगे, और जो अनुच्छेद 1 से 4 तक जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, वो यह कहता है कि भारत किसी अन्य राज्य को जोड़ तो सकता है, लेकिन अपनी यूनियन टेरिटरी जो है, अपनी जो स्टेट्स है या फिर अपनी जो टेरिटरी है, क्षेत्र है, उसमें कमी नहीं कर सकता। तो इसीलिए यह विवाद रहा। उसके बाद है बेरूबाड़ीवाद में। बेरूबाड़ीवाद के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। प्रस्तावना बेरूबाड़ीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। उसने कहा कि संविधान का अंग प्रस्तावना नहीं है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारती केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती जो थे एक मंदिर के पुजारी थे और केरल राज्य ने इनकी जमीन को, यानी जो मंदिर का जगह था, उसको एक्वायर करना चाहती थी। तो 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है।
ठीक है। तो बेसिकली क्या है, प्रस्तावना में हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी, तो इसी के लिए ये जो है केशवानंद भारती कोर्ट में चले गए थे। केशवानंद भारती ने ही बाद में सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। यानी केशवानंद भारती एक माइलस्टोन केस है। इसी से यह माना गया कि जो भारत के जो प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अंग है और यह एक मूल ढांचा है या बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर। अब देखिए ये जो था ये अभी का प्रस्तावना है और दाहिने साइड में, लेफ्ट साइड में आपका अभी प्रेजेंट प्रीएम्बल है और राइट साइड में जो है वो जो पहले जब प्रीएम्बल था वो था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है यहाँ पे कि सोवरेन डेमोक्रेटिक है और यहाँ पे है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मेंशन किया गया है। तो यही जो है संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब इससे कुछ जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला है, सर्वप्रथम किस देश ने प्रस्तावना को संविधान का भाग बनाया? तो उसका आंसर है बी, यानी भारतीयों ने अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख है। अमेरिका ने सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया। प्रस्तावना संविधान का परिचय या सार होती है, यानी इंट्रोडक्शन देता है। सॉरी, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? किसने कहा कि भारत की जो संविधान है वो परिचय है? तो एन.ए. पालकी वाला जो है, उन्होंने कहा कि भारत की जो प्रस्तावना है वो संविधान की परिचय है। ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, निम्न में से किस प्रकार के न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया? पहला, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो अभी आपने देखा कि 3 प्रकार की सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक जो न्याय है उसकी बात की गई है, सांस्कृतिक की बात नहीं की गई, तो उसका आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद है, प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता? तो ऑप्शन है बी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है? तो 1, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद है 5, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो अभी मैंने बताया कि आपको कि जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे और वो थे सामाजिक, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद है, अभी तक प्रस्तावना में संशोधन एक बार संशोधन किया गया, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और उसी में यह शब्द जोड़े